नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नॉलेज मोड पे। और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था पहले कि हम सारे बिहार करंट अफेयर्स को कवर करेंगे सारे मंथ्स के, जिसमें नवंबर मंथ का हो चुका था। अक्टूबर मंथ का ये करंट अफेयर मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। ठीक है, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। ध्यान से आप देखिएगा और की पॉइंट्स आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको हाईलाइट करके समझाता रहूँगा। ठीक है, चलिए तो बिना समय के हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा, नीति आयोग की तर्ज पे जो है वो योजना स्टार्ट की गई है, जो कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको प्राप्त करने के लिए जिलेवार रैंकिंग की जाएगी, इसकी घोषणा की गई है। 17 मानक होते हैं, प्रमुख मानक आपको पता ही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि हमारे यूनाइटेड नेशन की तरफ से है। और उसकी मूल्यांकन जो है जिलों की स्थिति की मूल्यांकन करके जारी की जाएगी। ठीक है, और जो मूल्यांकन करेंगे वो हो एसडीजी, वो हमारे जिला अधिकारी करेंगे और सूचकांक तैयार करेंगे। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उनकी जो जिलों की उपलब्धियां होंगी उसका अवलोकन भी करेंगे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के मूल्यांकन के लिए जिला में पदाधिकारी, नोडल अधिकारी, जो पदाधिकारी होंगे योजना पदाधिकारी, वो होंगे नोडल अधिकारी इसके। और मॉनिटरिंग जो होगी वो जिला अधिकारी द्वारा की जाएगी। ठीक है, और 2016 से 30 के लिए ये वैश्विक एजेंडा है, आप लोगों को जैसा पता है। और 1 जनवरी 2016 को ये लागू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं। बिहार में बेरोजगारी की स्थिति क्या है? देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी किया गया है ये रिपोर्ट। अगस्त के मुकाबले सितंबर में बेरोजगारी में 3.6% की कमी आई है। ठीक है, अभी क्या है कि अगस्त में हमारा जो बेरोजगारी दर था वो 13.6% था, जो कि सितंबर में 10% हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है जी। तो सबसे गरीब भी है और सबसे पिछड़ा राज्य भी है। देखिए, नीति आयोग द्वारा जिला अस्पतालों में कामकाज के लिए रिपोर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देखिए दयनीय स्थिति है हमारे बिहार की स्थिति काफ़ी दयनीय है। और जिला अस्पतालों में बेडों की संख्या जो है वो सिर्फ 6 बेड है, 6 बेड पर लाख। सोच सकते हैं क्या हालत होगी। ठीक है, 8 अस्पतालों में ही, सिर्फ 8 अस्पतालों में जो हमारा बिहार है उसमें सिर्फ 8 हॉस्पिटल्स में ही डायग्नोस्टिक सिस्टम है, टेस्टिंग सर्विस की सुविधा है, डायग्नोस्टिक जहाँ पे डायग्नोसिस किया जा सकता है। ठीक है, सहरसा जिसमें से जिनकी स्थिति अच्छी है, सबसे ज़्यादा बेड है जहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है पूर्णिया में प्रथम ऐसा जिला है पूर्णिया जो ग्राम पंचायतों में शिक्षा विभाग की सहायता से दान प्राप्त किताबों से पुस्तकालय खोला गया है। ठीक है, ग्राम पंचायतों में खोला गया है। ये 25 जनवरी से स्टार्ट किया गया था इस अभियान का। और ये अभियान जो शुरू किया था वो डीएम राहुल कुमार जी की पहल पर किया गया था। वहाँ पूर्णिया के डीएम है। और ये स्टार्ट कहाँ से किया गया था? ये किया गया था के नगर प्रखंड से किया गया था। वहाँ के परोरा पंचायत से शुरुआत की गई थी। पुस्तकालयों का निरीक्षण जो है वो 29 सितंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा किया गया। उसके बाद ये जारी किया गया है। ठीक है, जिले में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। गंगे डॉल्फिन की गणना करने का 5 अक्टूबर 2021 को भागलपुर वन प्रमंडल द्वारा गंगे डॉल्फिन दिवस मनाया गया था। गंगे डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, डॉल्फिन गणना करने की घोषणा की उसी कार्यक्रम में। और विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाने का उन्होंने घोषणा किया। और इसके संरक्षण के लिए डॉल्फिन संरक्षण बल का गठन किया जाएगा। ठीक है, इसके आगे है
सुल्तानगंज से लेके कहलगांव तक 60 किलोमीटर क्षेत्र जो है वो गंगेटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। डॉल्फिन की गणना वैज्ञानिकों, वन विभागों, गैर सरकारी संगठनों के विशेषज्ञों तथा स्थानीय लोगों की भागीदारी से की जाएगी। ठीक है, गंगे डॉल्फिन को भारत सरकार ने वर्ष 2019, ये चीज़ भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और IUCN में जो ये है ये रेड लिस्ट में है, रेड लिस्ट में लुप्तप्राय है, इंडेंजर्ड में है। ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि डॉल्फिन की IUCN लिस्ट में क्या स्थिति है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि भारत सरकार ने कब डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। गंगा जल उदय योजना, इसकी शुरुआत जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल उदय योजना के कार्यक्रम की समीक्षा की गई। मूल योजना का कार्य जो है वो 2022 में पूरा किया जाएगा। जल वितरण का कार्य जो है वो जून 2022 में आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। गंगा जल उदय योजना जो है उसमें बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। उसमें किया ये जाएगा कि राजगीर, गया, बोध गया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पटना उच्च न्यायालय में 2 नए जजों की नियुक्ति की गई है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक नवनीत कुमार पांडे तथा रजिस्ट्रार विजिलेंस सुनील कुमार पवार को पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति जो है वो 53 है संख्या उनकी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित अभी 90 न्यायाधीश थे। ठीक है, पद पे थे। अभी 2 नए जजों को जोड़ने के बाद ये हो गई है संख्या 21। ठीक है, उसके अलावा क्या है, केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर का पटना हाई कोर्ट में स्थानांतरण कर दिया गया है। और वहीं पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जो है अहसनुद्दीन अमानुल्लाह को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट स्थानांतरित कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा एक फैक्ट और आप लोग याद रखेंगे, वो है कि 9 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये की गई थी किस अधिनियम के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के द्वारा की गई थी। तो ये 2 चीज़ें याद रखेंगे, कहीं पूछ दे आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं न्यू टॉपिक पे। प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। ठीक है, ये क्या है, ये है राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तर्ज पर जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, वो बिहार गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ अभी प्रारंभ किया है। प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि दवाओं की कालाबाजारी, मनमानी कीमत वसूली पर नियंत्रण रखा जाएगा। औषधि नियंत्रण निदेशालय के अधीन इसका गठन किया जाएगा। यह इकाई राष्ट्रीय औषधि निर्धारण प्राधिकरण NPPA की तर्ज पर स्वास्थ्य विभाग के अधीन काम करेगा। और ये जो है कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी से जुड़ी बीमारियों की दवाओं का मूल्य नियंत्रण कर इस यूनिट की प्रमुख जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा दवाओं की गुणवत्ता, सहज उपलब्धता सुनिश्चित करना व उपभोक्ताओं को जागरूक करना भी इनका मूल्य कर्तव्य होगा। इस तरह की यूनिट का निर्माण करने वाला बिहार 16वां राज्य है। 16वां, आप याद रखेंगे 16वां राज्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार इस तरह की योजना को लागू करने वाला कितने नंबर का राज्य है, तो आप बता सकते हैं कि 16वां राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरा टॉपिक कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां सभी घरों में मिलेगी प्रीपेड मीटर। ठीक है, बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी ऊर्जा विभाग का प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये 1110 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को पूरा किया जाएगा, वो भी 42 महीने में। ठीक है,
प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य साउथ बिहार नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा तो उसकी राशि जो है कोई किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं होगा। जो भी चार्जेस आएंगे इसको लगाने में वो खर्च जो है कंपनी वहन करेगी। ठीक है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का उपभोक्ताओं को जो भी लगवाएंगे उनको क्या होगा, 3% की छूट मिलेगी। 3% की छूट मिलेगी आपको ये प्रीपेड मीटर लगाने पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अमित खरे। अमित खरे आप नाम याद कर लीजिए, क्योंकि अमित खरे जो है अभी प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। वो 1985 बैच के बिहार झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले उच्च शिक्षा सचिव के पद पे वो थे, अभी रिटायर हो गए हैं फिलहाल में। बिहार के चारा घोटाला को उजागर उन्होंने ही किया था, ये उनकी उपलब्धियां हैं। और देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 को नया प्रारूप देने में भी महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया था। ठीक है, तो अभी सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति हो गई है प्रधानमंत्री की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बिहार में डायरिया का प्रकोप बढ़ गया। ठीक है, ये ऐसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप जान ले, थोड़ा सा आप जानकारी रखें ताकि कब कोई क्वेश्चन आ गए तो आप उसका आंसर कर सकें। ठीक है, तो कुछ ज़िले में अभी एक बहुत ही ज़्यादा जैसे औरंगाबाद ये सब में अभी वहाँ पे गया की तरफ ज़्यादा डायरिया के केसेस आ रहे हैं। डायरिया होने पर व्यक्ति क्या होता है, डायरिया होता है कि जिसमें उल्टी और दस्त कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है जीवाणु विषाणु और परजीवी सूक्ष्मजीवी जो होते हैं इसके लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए रोटा वायरस आप देख सकते हैं, नोरो वायरस भी है। ठीक है, और ये होता कैसे है, किन किन कारणों से हो सकता है, ये संक्रमण संदूषित भोजन करने से हो सकता है, प्रदूषित जल पीने से हो सकता है, या किसी व्यक्ति में गंदगी या अस्वच्छता का परिणाम भी यही है। ठीक है, किसी व्यक्ति से गंदगी फैलती है तो उससे भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह की बात करते हैं। हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने पर आयोजित शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। इसके पहले राष्ट्रपति विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ शिलान्यास उन्होंने किया। और 25 फीट की ऊंचे स्मृति स्तंभ की स्थापना मुख्य भवन के 100 वर्ष पूरे होने की याद में की जा रही है। विधानसभा का यह भवन 1920 के मार्च महीने में बनकर तैयार हुआ था। ये बातें भी याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। वैसे अभी बिहार SI में था, ये एक क्वेश्चन यहाँ से था तो वो आप याद रखेंगे, विधानसभा से रिलेटेड था। ठीक है, तो आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछने की यहाँ से बहुत ज़्यादा संभावना बनती है कि यहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन तो रहेगा, इसलिए आप इस सेक्शन को तो अच्छे से देखें समझें। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि बिहार और उड़ीसा प्रांत जो 1920 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद 7 फरवरी 1921 को विधानसभा के नवनिर्मित भवन में पहली बैठक हुई। ठीक है, वर्तमान में ये 17वीं विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है। ठीक है, अभी जो चल रहा है कार्यकाल वो 17वीं विधानसभा है। ठीक है, इसके अलावा 7 फरवरी 1921 को हुई पहली बैठक में लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो बिहार के पहले गवर्नर थे। ठीक है, तो उनकी गवर्नरशिप में ही ये पहली बैठक हुई थी, भाग लिया था। अंग्रेज़ों के समय में ये भवन जो था वो बिहार उड़ीसा विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहाँ बहुत ही इत्मीनान से अब इस चीज़ को देखिए और समझिए। ठीक है, उड़ीसा विधान परिषद के नाम से जाना था, बिहार उड़ीसा विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। भारत सरकार अधिनियम 1919, ये चीज़ आप देखिए, 1919 के बाद आने के बाद बिहार और उड़ीसा को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बिहार के पहले गवर्नर जैसा मैंने बताया कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। आज़ादी के बाद हुए पहला चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। पहली बार विधानसभा की बैठक हुई, तब विधानसभा में 331, ये भी सवाल पूछ सकता है कि आज़ादी के बाद जो पहली बार विधानसभा बैठक हुई उसमें कितने विधानसभा सदस्य थे। ठीक है, तो 331 सदस्य हैं। वर्तमान में जो है अभी 243 है। ठीक है, 243 सदस्य हैं। ठीक है,
ये इटालियन जो है इतालवी पूर्ण जागरण शैली बिहार विधानसभा के इस भवन का निर्माण किया गया था। इस शैली में इसमें समानुपातिक संतुलन दिखता है। लंबे लंबे गोलाकार स्तंभ हैं, ठीक है, अर्धवृत्ताकार मेहराब है, इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जान लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है भवन में एक निश्चित अंतराल पर कट मार्क है, ठीक है, वो और जो इसे बेहद खूबसूरत बनाते थे। विशेषज्ञों की नज़र में ये इंडो सार्वजनिक शैली का विस्तार है, ठीक है। जब कला और साहित्य आप पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ें मतलब आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है, समझ में। तो आर्किटेक्ट कौन थे जिन्होंने इसको बनाया था? वो एम मिलवुड ने इनको बनाया, इस भवन को बनाया था। विधानसभा भवन की डिज़ाइन को तैयार किया था, ठीक है। विधानमंडल के भवन को 1935 अधिनियम, ठीक है, अधिनियम के बाद 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। पहला हिस्सा जो था वो विधानसभा, दूसरा विधान परिषद बन गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो श्री कृष्ण सिंह, ये मतलब इम्पोर्टेंट है कि श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। इनके मुख्यमंत्री काल में 18 सितंबर 1947 को विधानसभा में जमींदारी उन्मूलन विधेयक पेश हुआ और 1950 में भूमि सुधार कानून पेश हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विपश्यना ध्यान, ठीक है, विपश्यना ध्यान। बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विपश्यना ध्यान के लिए 15 दिनों की सरकारी छुट्टी की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी। पटना जंक्शन के पास बुद्धा स्मृति पार्क में विपश्यना केंद्र बनाया गया। इसमें शामिल होने वाले इच्छुक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 15 दिनों की छुट्टी दी जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा, ठीक है। तो बुद्ध स्मृति पार्क में करुणा स्तूप और बुद्ध स्मृति संग्रहालय का निर्माण कराया गया है। इससे पहले मेडिटेशन केंद्र बनाया गया था, फिर बाद में इसे विपश्यना केंद्र बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र में 10 दिनों का रहना खाना बिल्कुल फ्री है। आप इस केंद्र में जाएंगे तो फ्री है। फिलहाल बिहार के 5 जगहों पर विपश्यना केंद्र चल रहे हैं। इसमें पटना तो है ही, ठीक है। इसके अलावा बोधगया, मुजफ्फरपुर और नालंदा, वैशाली में भी सेंटर है इसके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विपश्यना ध्यान सबसे प्राचीन तक है। अब ये है क्या, ठीक है, वो भी देख लीजिए कि विपश्यना जो वो है वो ध्यान की सबसे प्राचीन तकनीकों में से एक है। इसका अर्थ है चीज़ों को वैसे ही देखना जैसे वो वास्तव में है, ठीक है। चलिए, भगवान बुद्ध ने भी ध्यान की विपश्यना साधना से बुद्धत्व प्राप्त किया था, ठीक है। उन्होंने इसी टेक्निक से बुद्धत्व प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृषि यंत्र बैंक। कृषि यंत्र बैंक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रबी महाभियान प्रारंभ करते ही कृषि विभाग ने इसके लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है। राज्य में 13 जिलों में सरकार द्वारा 338 कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना की जाएगी, ठीक है। यंत्र बैंकों की स्थापना बिहार के नवादा, कटिहार, बेगूसराय, आप जिलों का ज़रूर नाम याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको पूछ दिया जाए कि कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। 2-4 जिलों का नाम देके, जैसे अभी पूछा गया था ना कि कर्क रेखा हमारे किस किस राज्यों से होकर गुजरती है, और 3 राज्यों का ऐसे सीरीज़ दे दिया था, तो उसमें चुनना था, ठीक है। तो यहाँ आप जिलों का नाम जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो नवादा, कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, गया, औरंगाबाद, बांका, जमुई, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी जैसे आकांक्षी जिले इसमें शामिल किए गए हैं। और कृषि यंत्र बैंकों के लिए सरकार 80% अनुदान देगी, जिसकी अधिकतम राशि कितनी होगी? 8 लाख रुपये होगी। पटना एवं मगध प्रमंडल में 25 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर भी बनाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत योजनाओं की शुरुआत जो होगी वो होगी इसी रबी मौसम में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मनरेगा कार्यों में महिलाओं की 54% हिस्सेदारी है, जो कि पुरुषों से ज़्यादा है। प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार बिहार में मनरेगा कार्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक है, लगभग 54% है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अभी तक 10 करोड़
23 लाख रोजगार दिवस का सृजन हुआ है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी जो है सबसे ज़्यादा है, 54% है, यानी पुरुषों से ज़्यादा है। और बिहार में असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय ई श्रम पोर्टल पर निबंधन किया जा रहा है। ठीक है, इसमें महिलाओं का निबंधन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, तो ये थे अक्टूबर मंथ का करेंट अफेयर्स, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ का करेंट अफेयर्स। नवंबर का हो चुका है, अगस्त का भी करेंगे, और इसके आने वाले मंथ्स के जितने भी करेंट अफेयर्स होंगे करेंगे। चलिए, इस तरह के अगर आपको पसंद आ रहा है ये एनालिसिस, ये डिस्कशन मेरे साथ, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम इस तरह का काम आगे कर सकें। ठीक है, चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।